डियर स्टूडेंट्स, आज तक आपने आपके साहित्य सागर के गद्यखंड से 2 कहानियाँ बात अठन्नी की और महायज्ञ का पुरस्कार पढ़ चुके हैं और पद्यखंड से 2 कविता साखी और स्वर्ग बना सकते हैं पढ़ चुके हैं। आज हम थोड़ा व्याकरण पर ध्यान देंगे। स्टूडेंट्स, कुछ दिनों पहले मैंने एक वीडियो में पत्र लेखन के कुछ नियमों के विषय में बताया था। मुझे पूरा यकीन है कि आप सब ने उसे ध्यान से समझा होगा और घर पर अभ्यास भी किया होगा। तो चलिए आज का विषय मैं बता दूं। आज हम काल के बारे में जानेंगे। पिछली कक्षाओं में आपने काल के बारे में पढ़ा है, लेकिन अब आपको इसे विस्तृत रूप से पढ़ना होगा। क्रिया के जिस रूप से काम के होने का समय तथा उसकी पूर्णता या अपूर्णता का बोध हो उसे काल कहते हैं। नीचे लिखे उदाहरणों को अब ध्यान से देखें। पहला, राधा स्कूल जाती है। दूसरा, राधा ने 12वीं तक पढ़ाई की। तीसरा, राधा बीए की पढ़ाई करने बनारस जाएगी। अगर हम इन तीनों उदाहरणों को ध्यान से देखें तो पाएंगे प्रथम वाक्य की क्रिया से उसकी अपूर्णता और इस समय का बोध हो रहा है। दूसरे वाक्य की क्रिया से उसकी पूर्णता और बीते समय का, तथा तीसरे वाक्य की क्रिया से उसकी अपूर्णता एवं आने वाले समय का बोध हो रहा है। इस तरह काल के 3 प्रकार हुए: इस समय का बोध कराने वाला, बीते समय का बोध कराने वाला और आने वाले समय का बोध कराने वाला। तो प्रथम को वर्तमान काल, द्वितीय को भूतकाल और तृतीय को भविष्यत काल के नाम से जाना जाता है। अब हम प्रत्येक को विस्तार से समझेंगे। तो आपको वर्तमान काल के 3 भेद, भूतकाल के 6 भेद और भविष्यत काल के 2 भेद पढ़ने होंगे। वर्तमान काल के सामान्य वर्तमान काल, संदिग्ध वर्तमान काल और अपूर्ण वर्तमान काल। भूतकाल, सामान्य भूतकाल, आसन्न भूत, पूर्ण भूत, अपूर्ण भूत, संदिग्ध भूत और हेतुमत भूत। भविष्यत काल, सामान्य भविष्यत, संभाव्य भविष्यत। वर्तमान काल के अंतर्गत पहला काल है सामान्य वर्तमान काल। क्रिया के जिस रूप से वर्तमान काल में किसी क्रिया का करने या होने का बोध हो उसे सामान्य वर्तमान काल कहते हैं। सामान्य वर्तमान काल से स्वभाव, आदत, चर्या, सामान्य जीवन क्रम अथवा घटनाक्रम की अभिव्यक्ति होती है, जैसे वह प्रतिदिन देर से घर लौटता है। सामान्य वर्तमान की क्रिया धातु में ता, ते, ती जोड़कर आवश्यकता अनुसार हम है, हो, हूँ लगाकर वाक्यों की रचना करते हैं। उदाहरण: बच्चे खेलते हैं, गीतिका नृत्य करती है, वह प्रतिदिन देर से घर लौटता है। तो इस तरह के वाक्य सामान्य वर्तमान काल के अंतर्गत आते हैं। दूसरा वर्तमान काल है संदिग्ध वर्तमान काल। क्रिया के जिस रूप से वर्तमान काल में किसी कार्य के होने का संदेह पाया जाए उसे संदिग्ध वर्तमान काल कहते हैं। इस काल की क्रिया की संरचना में धातु के साथ ता, ते, ती, रहा, रहे, रही और उसके बाद आवश्यकता अनुसार होगा, होगे, होगी आदि लगाकर हम वाक्यों की रचना करते हैं। उदाहरण: सुमित पढ़ता होगा, माँ आती होगी, वह अपने भाई को पत्र लिखती होगी या लिख रही होगी। तीसरा है अपूर्ण वर्तमान काल। इसे हम तात्कालिक वर्तमान काल भी कहते हैं।
क्रिया के जिस रूप से यह ज्ञात हो कि कार्य वर्तमान काल से प्रारंभ होकर अभी जारी है, उसे अपूर्ण वर्तमान काल कहा जाता है। इस काल की क्रिया जारी रहती है, यानी इससे सात्यता का बोध होता है। जब किसी धातु में रहा, रहे, रही के बाद है, हैं, हो, हूँ जोड़ते हैं, तब तात्कालिक वर्तमान की क्रिया बन जाती है। जैसे जा रहे हैं या जा रहा हूँ आदि। उदाहरणों को देखिए, ध्यान से देखिए। पहला, पक्षी दाना चुग रहा है। दूसरा, माँ पूजा कर रही है। और तीसरा, लता जी गीत गा रही हैं। ये इस तरह के वाक्य अपूर्ण वर्तमान काल के अंतर्गत आते हैं। अब ये तो हुआ वर्तमान काल। अब हम भूतकाल के बारे में पढ़ेंगे। क्रिया के जिस रूप से उसके बीते हुए समय में उसकी पूर्णता या अपूर्णता का बोध हो, उसे हम भूतकाल कहते हैं। ये तो आप जानते हैं। जैसे मेरा बचपन बीत गया, वह परीक्षा की तैयारी कर रहा था, कालिदास ने मेघदूत लिखा है, प्रेमचंद ने गोदान लिखा था। ये सारे वाक्य भूतकाल को दर्शाते हैं। भूतकाल के अंतर्गत पहला काल है सामान्य भूतकाल। क्रिया का जो रूप सामान्यतः किसी कार्य का बीते हुए समय में होना बताता है, उसे सामान्य भूत कहते हैं। इस काल में क्रिया से सिर्फ यह जान पड़ता है कि क्रिया बीते हुए समय में हुई या नहीं, कि काम को अधिक देर हो गई या थोड़ी देर हुई। इस काल की क्रिया की संरचना कुछ इस प्रकार होती है। धातु के साथ हम आ, ए, ई अथवा चुका, चुके, चुकी या फिर या, ये, ई आदि लगाते हैं। उदाहरण को ध्यान से देखिए। पहला, अमेरिका ने हिरोशिमा पर बम गिराया। नंबर 2, उसने वह नज़ारा देखा। तीसरा, जापान उस घटना को भूल चुका। चौथा, मोहिता विद्यालय गई। अब दूसरा भूतकाल है आसन्न भूतकाल। क्रिया के जिस रूप से किसी कार्य का अभी अभी समाप्त होने का बोध हो, उसे हम आसन्न भूत कहते हैं। इस काल को पूर्ण वर्तमान के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि इसकी पूर्णता या समाप्ति वर्तमान के निकट में होती है। इस काल की क्रिया की संरचना के लिए सामान्य की संरचना में सिर्फ है, हैं, हो, हूँ आदि लगाना पड़ता है। अब इसके उदाहरण को देखिए। अमेरिका ने हिरोशिमा पर बम गिराया है। पहला वाला जो हमने पढ़ा सामान्य भूतकाल, उसमें उदाहरण को ध्यान से देखिए। अमेरिका ने हिरोशिमा पर बम गिराया। लेकिन आसन्न भूतकाल में हमने क्या कहा? अमेरिका ने हिरोशिमा पर बम गिराया है। नंबर दूसरा, उसने वह नज़ारा देखा है। तीसरा, जापान उस घटना को भूल चुका है। चौथा, गीता ने पाठ पढ़ा है। पांचवा, भील ने भाला फेंका है। तो इन उदाहरणों को ध्यान से देखिए और इन उदाहरणों में हमें पता चलता है कि कार्य कब हुआ। तीसरा है पूर्ण भूतकाल। क्रिया के जिस रूप से किसी कार्य का भूतकाल में बहुत पहले ही समाप्त होने का बोध हो, उसे हम पूर्ण भूत कहते हैं। इस काल की क्रिया भी पूर्णता बोधक होती है। इसकी संरचना के लिए सामान्य की संरचना के बाद हम था, थे, थी जोड़ते हैं। उपयुक्त तीनों वाक्यों का पूर्णभूत रूप देखिए। अमेरिका ने हिरोशिमा पर बम गिराया था। अब देखिए, इसके पहले जो हमने सामान्य भूतकाल पढ़ा, उसमें मैंने क्या कहा था? अमेरिका ने हिरोशिमा पर बम गिराया। आसन्न भूतकाल में मैंने कहा अमेरिका ने हिरोशिमा पर बम गिराया है। और अब पूर्ण भूतकाल में हम कह रहे हैं, मैंने कहा कि अमेरिका ने हिरोशिमा पर
बम गिराया था। तो हम सामान्य की संरचना के बाद हम था, थे, थी जोड़ते हैं। दूसरा उदाहरण है, जापान उस घटना को भूल चुका था। तीसरा, मोहन खिड़की का कांच तोड़ चुका था। चौथा, महेश को दौड़ में प्रथम पुरस्कार मिला था। तो ये था पूर्ण भूतकाल। अब हम पढ़ेंगे अपूर्ण भूतकाल। क्रिया के जिस रूप से किसी कार्य के भूतकाल में शुरू होने किंतु समाप्ति का पता न होने की सूचना मिले उसे अपूर्ण भूत कहते हैं। क्रिया से यह विदित होता है कि काम अभी भी जारी थी, यानी पूर्णता को प्राप्त नहीं हुई है। कार्य चल रहा था लेकिन अभी तक पूरा नहीं हुआ। तो इसकी संरचना में हम धातु के साथ रहा, रहे, रही, फिर था, थे, थी आवश्यकता अनुसार लगाते हैं। उदाहरण को ध्यान से देखिए। पहला है, वैज्ञानिक सूर्य ग्रहण का नज़ारा देख रहे थे या फिर देखते थे। दूसरा है, खिलाड़ी क्रिकेट मैच खेल रहे थे। तीसरा, बगीचे में कोयल कूक रही थी। अब आगे है संदिग्ध भूतकाल। क्रिया के जिस रूप से किसी कार्य के भूतकाल में होने में संदेह हो उसे हम संदिग्ध भूत कहते हैं। इसकी संरचना के लिए सामान्य भूत की संरचना के बाद होगा, होगे, होगी लगाना चाहिए। जैसे अमेरिका ने हिरोशिमा पर बम गिराया होगा। पहले हमने क्या कहा था, अमेरिका ने हिरोशिमा पर बम गिराया, फिर मैंने कहा अमेरिका ने हिरोशिमा पर बम गिराया है, फिर मैंने कहा अमेरिका ने हिरोशिमा पर बम गिराया था। अब मैं कह रही हूँ अमेरिका ने हिरोशिमा पर बम गिराया होगा। तो यहाँ संदेह प्रकट होता है। कार्य से बीते हुए समय में कार्य पूर्ण हुआ या नहीं उस पर संदेह प्रकट होता है। तो इसकी संरचना में हमने होगा, होगे, होगी आदि लगाया है। उदाहरण, जापान उस घटना को भूल चुका होगा। तीसरा है, उसे मेरा पत्र मिल गया होगा। और चौथा, गीता ने कपड़ा खरीद लिया होगा। तो आप जब भी इन कालों को पढ़ें, इसके प्रकारों को पढ़ें, तो आपस में तुलना करके पढ़ें तो जल्दी समझ में आएगा। अब अगला प्रकार है हेतु हेतुमत भूत। क्रिया के जिस रूप से किसी कार्य का भूतकाल में किसी दूसरी क्रिया पर निर्भर होने का बोध हो तो उसे हम हेतु हेतुमत भूतकाल कहते हैं। हेतु का अर्थ होता है कारण या प्रयोजन। बीते हुए समय में कोई कार्य या कोई व्यापार संपन्न होता लेकिन किसी कारण से नहीं हो सका, इस तरह के वाक्य हेतु हेतुमत भूतकाल के अंतर्गत आते हैं। जैसे यदि वह रात भर जागकर खेत की देखभाल करता तो पशु फसल को हानि न पहुंचाते। और दूसरा, यदि राजीव परिश्रम करता तो परीक्षा में अच्छे अंकों से उत्तीर्ण होता। तो इस तरह के वाक्य इस काल के अंतर्गत आते हैं। अंत में आता है भविष्यत काल। इस काल के अंतर्गत पहला काल है सामान्य भविष्यत। क्रिया के जिस रूप से यह ज्ञात होता है कि क्रिया का व्यापार आने वाले समय में होगा उसे सामान्य भविष्यत कहते हैं। इसमें भविष्य में कभी होने वाली क्रिया के लिए, संभावना के लिए अथवा किसी अनिश्चित या अस्थायी रूप से निर्धारित कार्यक्रम के लिए इसका व्यवहार होता है। जिस प्रकार सामान्य वर्तमान का व्यवहार हम वर्तमान में स्वभावतः होने वाली क्रियाओं के लिए करते हैं, उसी प्रकार सामान्य भविष्यत काल का व्यवहार भविष्य में स्वभावतः होने वाली क्रियाओं के लिए हम करते हैं। और क्रिया की संरचना में गा, गे, गी लगाते हैं। उदाहरण, उपन्यासकार उपन्यास लिखेगा, हम छुट्टियों में गांव जाएंगे, मैं प्रातः कॉलेज जाऊंगा आदि।
अब अगला काल है संभाव्य भविष्यत काल। क्रिया के जिस रूप से भविष्यत काल में किसी कार्य के होने में संदेह पाया जाए उसे संभाव्य भविष्यत कहते हैं। इसमें संभावना या पर आधारित अनुमान की अभिव्यक्ति होती है। इसका संबंध किसी काल विशेष से न होकर संभावनात्मक अनुमान से होता है जो वर्तमान, निकट भविष्य तथा निकट भूत को अभिव्यक्त करता है। इसमें हम क्रिया की संरचना में शायद, हो सकता है, संभव है आदि लगाते हैं। उदाहरण जैसे शायद पिताजी आए, संभव है इस माह के अंत तक परीक्षा हो जाए, इस तरह के कुछ वाक्य। या फिर जो उदाहरण लिखा है ध्यान से देखिए। पहला है संभवतः आज वर्षा हो, दूसरा शायद कल हम आगरा जाएंगे, शाम होने चली है, अब वह लौट रहा होगा। तो इस तरह के वाक्य इस काल के अंतर्गत आते हैं। तो स्टूडेंट्स, आज आपने वर्तमान काल, भूतकाल और भविष्यत, इन तीनों काल के प्रकारों के बारे में जाना। अब प्रश्न यह उठता है कि आप इनको कैसे याद रखें और कैसे परीक्षा के लिए तैयार करें। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि परीक्षा में अधिकतर काल परिवर्तन से संबंधित प्रश्न आते हैं। इसके लिए आपको विशेष रूप से इस बात पर ध्यान देना चाहिए कि दिए गए वाक्यों की क्रिया किस काल और उसकी किस भेद की है। सिर्फ काल बदल देने से आपका उत्तर ठीक नहीं होता है। हमें दूसरे काल के उसी भेद में क्रिया को रखना चाहिए। समझाने के लिए मैं एक उदाहरण आपको देती हूँ। जैसे वह बाजार जाता है, तो यह वाक्य भूतकाल में है। इस वाक्य में हम देख रहे हैं कि क्रिया सामान्य वर्तमान की है, अतएव हमें सामान्य भूत में ही बदलना होगा। वह बाजार जाता है, उसको सामान्य वर्तमान से सामान्य भूत में हम कैसे बदलेंगे? वह बाजार गया। यदि हम जल्दी से वह बाजार जाता है को वह बाजार जाता था लिख दे तो ये क्रिया का रूप भूतकाल में तो हो जाता है, किंतु सामान्य का ना होकर वह अपूर्ण भूत का बन जाता है और आपका उत्तर गलत हो जाता है। तो इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए आप काल के प्रकारों को ध्यान से पढ़िए और मुझे पूरा विश्वास है कि आप इसे अच्छी तरह से परीक्षा के लिए तैयार कर सकते हैं। थैंक यू।